गौरव, आपके पास रिपीट कस्टमर की परसेंटेज क्या है? Honestly, Anurag, that's the best thing we have. 80%. Yes. और because we are from since 84, so आप मानिए 4th जनरेशन भी अब बाइंग करने आ गई है. कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगेगा यार ये बिजनेस अब नहीं चलेगा, शायद मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा कुछ और? बिल्कुल आया. मैं 2015-16 की बात है. माई फादर वॉज विद सिटिंग विद मी. ही सेड, मैंने आप बिजनेस चलाया, शुरू किया, आपने क्या किया? मैंने आप लोगों को नहीं बताया, गौरव जुनेजा जो है, जब मेरा बिजनेस कोर्स स्टार्ट हुआ था 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो मेरी क्लासेस बहुत ही थिन हुआ करती थी. तो यू आर ऑन माई 7th बैच ऑफ बिजनेस. और उसकी मुझे आज भी कुछ लर्निंग ज़्यादा. फर्स्ट लर्निंग विच आई वॉज लाइक, टेक एडवांस. मेरा एक कस्टमर था, उनको वॉशिंग मशीन चाहिए थी. तो दे वांटेड कि मुझे ना अभी शिफ्टिंग हुई है, मुझे वॉशिंग मशीन आज ही गुड़गांव में चाहिए रात को. अब हुआ क्या कि उसके घर जो वॉशिंग मशीन पहुंची वो डिस्प्ले की वॉशिंग मशीन पहुंची. मेरे को तो वो नंबर पूरा नोट करके गया हुआ था, हमें नहीं पता था. अच्छा, वहां बजाने पर नंबर मैच नहीं हुआ, डिस्प्ले वाला मैच हो गया कि आपने डिस्प्ले का भेजा. अच्छा, चाहिए उसको उसी दिन था. रात के 12 बज गए और वो आदमी माना ही नहीं. एंड ही वाज फेलिंग कि मेरे साथ, हाँ, कि मुझे अभी आप क्या नाम है रिफंड करो. तो सुबह हमने नई वॉशिंग मशीन ब्रांड से ही सीधा प्रोक्योर करा, उसके घर डिलीवर कराई. ही सेड, मैं तो दोनों मशीनें रखूंगा, मैं नहीं दे रहा आपको पुरानी मशीन वापस. मतलब पैसे भी नहीं दे रहा. पैसे भी नहीं दे रहा. गौरव, अपनी लाइफ में आप क्या समझते हो, कौन सा ऐसा फेलियर है जिसको आपने टर्न किया है सक्सेस के अंदर? कुछ साल पहले मेरे कंपटीशन ने एक साथ मेरे 5 स्टोर मैनेजर्स को, अलग अलग स्टोर मैनेजर्स एक साथ उसने, नाम आप शायद नहीं लोगे स्टोर का, अच्छा नहीं लगता. बट अनफॉर्चुनेटली जब 5-6 लोग जाते हैं ना, तो एक आधा ऐसा भी चला जाता है जो उनके साथ जो अच्छा लड़का होता है और वो जो जेम होता है वो जाना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ वो माहौल की वजह से चला जाता है. चैलेंज तो रहता है. बात मैं देख ही रहा हूँ, उड़ गए बेचारे. अभी भी हो जाती हैं गलतियां. अभी कल ही हुआ, ह्यूमन डिपेंडेंट था जो हमारी पेमेंट्स करता है व्यक्ति. सो कोई करीबन 85 लाख रुपीस की पेमेंट थी, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा था, उसने गलत एक्सेल अपलोड कर दिया और पेमेंट जो 85 लाख रुपीस जिन लोगों को जानी थी उनको नहीं गई, कहीं और को चली गई. पैसे वापस मिल जाएगा? गौरव, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कैसे मुकाबला करते हो इतने बड़े जायंट से? देखो, द गुड थिंग इज कि हमारे जितना भी कंपटीशन है वो हमसे मल्टीपल्स बड़ा है. चाहे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, चाहे क्रोमा है, रिलायंस है. सो अगर हम 10 है तो वो 100 है. सो दैट्स, तो मुझे कंपटीशन की आदत है. और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एक कंपटीशन नहीं, एक अलग तरह की मार्केट है. एक ऐसी मार्केट है जैसे दिल्ली एक मार्केट है, मुंबई एक मार्केट है, ऐसे एक पैरेलल एक मार्केट है. सो ऑनलाइन इज मोर ऑफ कन्वीनियंस विच आई फील. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको उसका एक स्टोरी बताता हूँ. मैं एक दिन अपने कज़न के घर गया, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम था, 9:30 के आसपास का टाइम था. सो मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ उसके बेड पे पूरी लाइन लगी हुई है कपड़ों की, करीबन 8-10 पैकेट पड़े हुए हैं, और जिसके अंदर टी शर्ट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, जो उसने ऑनलाइन मंगवाए. और एक मैं जब जाता हूँ और 2 और पैकेट अभी गेट के ऊपर से लेके आती है उसकी मेड कि भैया ये भी 2 और पैकेट आए हैं. सो आई सेड कि यार ये तू कर क्या रहा है, मतलब वाई एकदम से सारे. कह रहा यार, रात को बैठा था, मतलब अपना काम खत्म करके थोड़ा माइंड रिलैक्स था, कुछ स्वेट शर्ट चाहिए थी तो मैंने ये मंगवा ली. मैंने कहा यार सिमिलरली 2 मंगवा ली तूने एक जैसी. कह रहा नहीं, एक साइड पे महंगी थी, एक पे सस्ती थी, तो इसको वापस कर दूंगा. हाँ, अच्छा, ओके, ट्राई करूंगा, साइज आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो वापस चली जाएंगी. मुझे चाहिए 2 ही. मैंने कहा आपने 2 चाहिए आपको और आप 10-12 पैकेट तो यही है मंगवा रखे हैं आपने. तो कह रहे इजीली चला जाता है वापस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. सो दैट व्हाट आई फाइंड इट, कि मुझे लगा कि यार कस्टमर के दिमाग से सोचना, उसको क्या चाहिए था, उसको कन्वीनियंस चाहिए थी, उसको ऐसी चीज चाहिए थी जो उसको शायद 7 वाली दुकान पे इतनी आसानी से नहीं मिल रही. तो आपने अपना 6 नहीं देखा, उसका 9 देखा, अपने कजन की तरफ से देखा कि कस्टमर को क्या सोचता होगा, मुझे वो देना है उसको. तो उसको सबसे पहली चीज थी रिटर्न पॉलिसी बहुत आसानी से वापस हो जाए. हमारे जैसी दुकानों पे जब स्टार्ट किया अपने सब शोरूम्स के अंदर, जी, उस दिन के बाद से मैंने सबसे पहले अपनी टीम को बोला कि बॉस, कस्टमर अगर रिटर्न लेने आता है तो नो क्वेश्चन आस्क करो, प्रोडक्ट शुड बी इन अ गुड कंडीशन एंड टेक इट बैक.
वेरी गुड। उसको क्या चाहिए क्वेश्चन मत करो, अगर आपकी दोबारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लग रही है लगा दो। बहुत बार कस्टमर आता था, नहीं यार मैंने 43 लिया, मुझे घर में छोटा लग रहा है, हम 55 दे दो। अब हमें लगता था यार ये तो इंस्टॉल हो गया, ये हो गया, अब हम इसमें कहाँ जाके चेंजेस कराएंगे, हमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, और होती भी थी। बट अब हम वो नहीं सोचते, हम सोचते हैं लेट हिम गिव। और कई बार होता है कि वो वापस भी 55 to 43 भी करना चाहता है, तो अब वो भी हम करते हैं। 43 to 55 इंचेस तो हैप्पीली शायद बहुत लोग कर देगी, चलो भाई साइज बढ़ रहा है। बट पैसे वापस देते हुए हम जैसे लाला को बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई पैसे निकलने से वापस जान चाहिए, जो आ गया वो आ गया। बट अब वो जो एक माइंड सेट था उसको बिल्कुल ब्रेक कर दिया कि बॉस अगर कस्टमर पैसे वापस मांगता है इमीडिएट आप उसको, यू शुड बी कन्वीनियंट गिवन द वट एवर टर्म्स कंडीशन, आप उसको पैसा वापस कर दो। मतलब कि सबसे बड़ा जो फ्लिपकार्ट और अमेजन के पास जो एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था रिटर्न पॉलिसी, वो आप लोगों ने मैच कर वो दी। बिल्कुल मैच। और प्राइस आप मैच करके दे रहे हो। प्राइस तो देखो इट्स अ प्राइस, मैं हमेशा से मानता हूँ इट्स लॉजिकली कस्टमर के दिमाग में सबसे पहले आता है, बट वो जरूरी नहीं है सबसे पहले वो क्वेश्चन हो, वो तो करना ही करना है, दैट इज मैंडेटरी, उसमें कोई क्वेश्चन आप आस्क ही नहीं है। सो विन विन सिचुएशन। आपके पास वैरायटी भी है, आपके पास प्राइस भी है, आपके पास रिटर्न पॉलिसी भी है, आपके पास सर्विसेज भी है, सब कुछ है। और ये एक रीजन हो सकता है कि 1 से 40 जो आपके स्टोर्स हुए हैं। सबसे ज्यादा मैं जो अपनी टीम से बात करता हूँ वो है हमारी टीम है, उससे बात करने के लिए। आपके लिए बात करने के लिए कौन है, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कौन है, आपको समझने के लिए कौन है। हाँ, तो सब कुछ हवा हवाई है। हाँ, वहाँ सब हवा है। बहुत, मैं फिर बोल रहा हूँ कस्टमर को प्राइस के अलावा क्यों चाहिए वो प्रोडक्ट ये बताने वाला भी कोई नहीं होता। खुद रीड करना पड़ेगा, खुद पिक्चर देखो, रीड करो, खुद अब डिसीजन लो। हाँ, वहाँ पे आपके साथ हम सपोर्ट में खड़े हैं, एक्सपर्ट्स खड़े हैं। आज की डेट में इतनी अच्छी हम ट्रेनिंग्स देते हैं अपनी टीम को, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती है, ब्रांड से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। ब्रांड एक्सपर्ट्स को हमारे शोरूम से भेजता है, पूरा ट्रेन करके भेजता है कि वो कस्टमर क्या ज़रूरत है, वो फीचर उसका कहाँ काम आएगा, क्या वो फीचर सिर्फ बताने के लिए या उसके एक्चुअल यूजेज के लिए भी है, वो कैसे उसको यूज़ कर सकता है। अगर आपकी चीज़ में फीचर है, आपके मोबाइल में फीचर है और आप यूज़ ही नहीं कर रहे तो वो तो किसी वैल्यू का नहीं है ना। मैंने 2 लाख का फ़ोन लिया, उसमें एक फ़ीचर था और वो फीचर मैं यूज़ ही नहीं करता, वो सेम फ़ोन में 10 लाख रुपए वाला भी या 50,000 वाला भी ले सकता था। एटलीस्ट मेरे को चीज़ तो चाहिए जो मेरे को, मैंने फीचर जो यूज़ किया उसको मैं यूज़ तो करूँ, तो वो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बार कस्टमर लेने के बाद भी आता है हमारे पास कि बॉस इसको हम कैसे यूज़ करें। सो वी हैव फिजिकली वी आर देयर टू हेल्प हिम एंड हैप्पी टू मेक रिलेशनशिप्स। जब कस्टमर ऑनलाइन पर देखता है और प्राइस आपको बताता है और वो प्राइस आप मैच नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो? देखिए, आज की डेट के अंदर हम 99% तो मैच कर ही देते हैं, और अगर 1%, 0.1% अगर हम नहीं भी कर पाते तो वी हैव ऑल्टरनेट्स फॉर दैट। प्राइस मैच तो मेरे हिसाब से 100% हो जाता है। कई बार वो प्रोडक्ट नहीं होता जो प्रोडक्ट मांगता है, तो उसका सिमिलर प्रोडक्ट हम उसको ऑफर करते हैं कि आप इसका ये नहीं, क्योंकि बहुत सब बार ऐसा प्रोडक्ट्स होता है कि जिसमें ऑनलाइन नहीं तो फोटोग्राफ लगानी है, सोर्सिंग उसकी बाद में होती है, आप जब ऑर्डर देते हैं उसके बाद वो सोर्सिंग पे जाता है। सो कई बार वो ऐसे मॉडल्स भी होते हैं जो पॉपुलर मॉडल्स नहीं होते। हम आम कस्टमर के हिसाब से पॉपुलर मॉडल्स रखते हैं जो आज की ट्रेंड में चल रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ टीम, एक्सपर्ट बाइंग टीम है जो सिलेक्ट करती है कि हमें कौन से प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करने हैं जो आज के ट्रेंड में चल रहे हो, जिसमें आज के फीचर्स हो सारे। सो कई बार किसी की डिमांड ऐसी होती है जो नहीं होती, तो हम उसको पैरेलल फिर दूसरा प्रोडक्ट पसंद कराते हैं। मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, मोटे हो गए या पतले रह गए ऑनलाइन के कारण से, या वैसे भी? देखिए, ऑनलाइन हो या कोई भी हो, हमने मार्जिन्स तो हमेशा ही एक आर्ट रहती है, और ऑपरेशंस का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिटेल में कंपैरेटिवली ऑनलाइन से ज़्यादा रहता है। बट अभी भी ऑनलाइन मार्केट्स भी काफ़ी मैच्योर्ड हो गई हैं, और विद गवर्नमेंट सम नॉर्म्स आल्सो कमिंग अप स्टैंडिंग। जैसे ऑनलाइन पहले पैसे बहुत बर्न कर रहा था, काफ़ी पैसे बर्न करता था, सो अभी उन पे गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स आ गए हैं। कुछ मार्केट भी मैच्योर हो गई, जैसे स्नैपडील क्रैक हुआ, नहीं चल पाया इनिशियली। अगर आपको याद हो, कुछ मॉल्स वगैरह भी थे, ऑनलाइन मॉल्स थे जो नहीं काम कर पाए। फ्लिपकार्ट को अमेज़न वॉलमार्ट ने खरीदा, तो उसके बाद भी दे हैव नाउ द इन्वेस्टर्स हैज कम अप, सो दे आर आल्सो आस्किंग रिटर्न फ्रॉम देम। सो अनलेस दे आर नॉट बर्निंग द मनी, दे आर आल्सो कॉम्पिटिटिव, दे हैव टू आल्सो गिव आंसर फॉर द कॉम्पिटिशन। तो ऑनलाइन की कॉम्पिटिशन और उससे प्राइसिंग बेटर हो गया है, और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बढ़िया। मार्जिन्स, आप लोग के खुद के मार्जिन्स?
सर्वाइवल मोड पे आ जाते हैं। जब मार्केट मैच्योर हो जाती है तो ऑफ कोर्स मार्जिन्स भी आपको रीजनेबल, जो जायज़ मार्जिन है वो मिलना शुरू हो जाता है। गौरव, आपके पास रिपीट कस्टमर की परसेंटेज क्या है? कितने कस्टमर आपके लौट के आपके पास आते हैं? ऑनेस्टली अनुराग, दैट्स द बेस्ट थिंग वी हैव। 80% कस्टमर हमारा रिपीट कस्टमर है। 80%? यस। और बिकॉज वी आर फ्रॉम सिंस 84, तो आप मानिए 4th जनरेशन भी अब बाइंग करने आ गई है। 4th जनरेशन भी आती है। मेरे देखते देखते 3rd जनरेशन तो मैंने देखी है, जो 3rd जनरेशन आती है सेम कस्टमर की बाइंग करने। सो कनेक्ट विद द कस्टमर रिटेलर के लिए सबसे बड़ा उसका जो हथियार है या जो उसका पॉजिटिव है, जो कनेक्ट कर सकता है, ह्यूमनली कनेक्ट जो एक रिटेलर कर पाता है, वो और कोई नहीं कर पाता। आपके चाहे वो घर के पड़ोस का ग्रॉसरी वाला हो या वो आप जिससे कपड़े लेते हो वो है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में रिटेल करते हैं। तो रिटेलर का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है कनेक्ट विद द कस्टमर। सो आज की डेट में हम सबसे अच्छी चीज़ ये करते हैं, हम कस्टमर को कॉलिंग करते हैं रादर देन वेटिंग फॉर हिम टू कम। हम उससे कॉल करके उसको माल बेचने के लिए कॉल नहीं करते, हम उससे कॉल करके पूछते हैं कि जो प्रोडक्ट उसने हमसे लिया है क्या वो ठीक चल रहा है। बिकॉज हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वियर एंड टियर होता ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो वी ऑलवेज आस्क फॉर द प्रोडक्ट हेल्थ जो उसने हमसे लिया है, क्या उसकी हेल्थ ठीक है, जरूरत है, अगर कोई उसकी गारंटी वारंटी की जरूरत है तो आप उसको प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है और ट्रस्ट के ऊपर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि उसके बाद एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। ये हमारा मतलब हमारा शुरू से एक टैगलाइन भी है कि वी केयर सिंस 1984। जहाँ भी आप हमारा लोगो देखेंगे उसके नीचे आपको लिखा मिलेगा वी केयर सिंस 1984। वी केयर जो है ना, ये हमारे खून के अंदर भरा हुआ है। हमारे को ये पहले दिन से सिखाया गया है कि वी केयर से आगे कुछ नहीं है। आप जितना कस्टमर का ख्याल रखेंगे उतना कस्टमर आपका ख्याल रखेगा। कस्टमर लौट के आएगा तो मुझे वो दो जो मुझे चाहिए, उसके बाद जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। और आपको बेचने के लिए नहीं करना, ये आपको ख्याल उसको बेचने के लिए नहीं रखना। आपकी थॉट प्रोसेस ये नहीं होनी चाहिए आपके मुझे के इसको देना है, ये थॉट प्रोसेस। लालाओं कितना ला 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 नहीं करना, मुझे देना है, देना है। वी केयर, केयर क्लियर है, क्लियर केयर कौन करता है? केयर नर्स करती है, मदर करती है। वो केयर हम बात करते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट दिया, कस्टमर ने हमसे खरीदा, तो वो प्रोडक्ट ठीक चलना चाहिए, कस्टमर का एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा होना चाहिए। ही शुड बी हैप्पी, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। पहले दोगे तब मिलेगा। अगर कस्टमर खुश है, बिजनेस में पहले प्रॉफिट नहीं आता, पहले इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक जिंदगी में भी ऐसा ही है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, दोस्त चाहिए तो दोस्ती खुद देनी पड़ेगी। पहले दोस्त खुद बनोगे तभी दोस्त अच्छे मिलेंगे, मजा आता है उसमें। यही है जिंदगी, यही है यार, बिल्कुल यही है जिंदगी। दैट्स द, बिल्कुल। तुम ये समझो कि नहीं सब कुछ मुझे पहले मिले, मुझे 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 लालाओं की तरह ला 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 करोगे, सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। तो शोरूम्स का तो पता नहीं कितने बनेंगे और कितने बनाए हैं अभी तक, बट हर जगह एक रिलेशनशिप जहाँ अगर दिखता है ना, जब कस्टमर ही बोलता है कि सर आपकी टीम ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, ही फेल्ट गुड विद अस, सो बस वहाँ हमारी जीत हो जाती है। बहुत खुशी मिलती है उसमें कि मैं तो ले लेता हूँ। मुझे कभी, जैसे कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, दे डोंट कॉल मी, दे जस्ट कॉल माई टीम एंड वो माल सामान ले लेते हैं। कह रहे तेरी जरूरत ही नहीं हमें, तू निकल यहाँ से। तुझसे बात करेंगे, ये काम डिले होगा तो अपने टीम से कनेक्ट करते हैं भाई, हम उसी से ले लेते हैं सामान, दे टेक केयर, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। वो ही अचीवमेंट है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई टीम फॉर दैट। गौरव, इतने ज्यादा स्टोर्स को मैनेज करना, 40 स्टोर्स को मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज होता है? ये क्या क्या चैलेंज फेस करते हो? नहीं, चैलेंज तो रहता है, और बाद में देख ही रहा हूँ, उड़ गए बेचारे। बट ये चैलेंज को धीरे धीरे इसको कोप अप किया, कुछ अपने आप को ट्रेन किया, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ली, और एक चीज़ समझ में आया कि बिजनेस को जितना आप पेपर पे लिख सकते हो उतना अच्छा है। मतलब अगर आपका लॉजिस्टिक्स का काम आप कर रहे हो, अगर हमारा एक लॉजिस्टिक्स भी एक डिपार्टमेंट है, तो उसमें आप कितना पेपर पे लिख सकते हो कि पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। आप उसके स्टेप्स कितने पेपर पे लिख सकते हो, और आप उसको मेजर क्या कर सकते हो। उस पेपर पे लिखने के बाद उस काम को नाप सकते हो अगर आप, तो आई थिंक थिंग्स गेट, और वो चीज़ जो मेजरेबल होगी, जिसमें अंक होंगे, वो काम वही काम करेगी, वही काम करेगा। जिसको आप नाप पाओगे वही चलेगा। तो जब धीरे धीरे नापना शुरू किया, पहले तो समझ ही नहीं आता था नापे कैसे और इस काम को नापना क्यों है, तो पहले तो माइंडसेट क्लियर किया कि भाई बिना नापे नहीं चलेगा।
So everything should be on paper, everything should be on मतलब white. There is nothing black and white होना चाहिए, सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने स्पष्ट दिखना चाहिए, पिक्चर्स हो, सब कुछ हो, मेजर कर सकते हैं, हमारे से रिपोर्टें निकले और आप निकलेंगे तो हो जाएगा। जहाँ पे आपने नंबर्स नहीं है वो आपका एरिया डार्क रहेगा, वो परेशानी में आएगा। गौरव, पहला स्टोर तो डैड ने खोला आपके 41 साल पहले, पहले से दूसरे स्टोर पे आने में क्या क्या मुश्किलों को फेस करना पड़ा? दूसरे के बाद तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, दूसरे के बाद दूसरा हुआ तो तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, दूसरे में मुश्किल आती है। क्या क्या मुश्किलें आई? एक्चुअली पहला स्टोर पापा ने खोला और दूसरा स्टोर पापा ने मुझे बिठाया। सो दूसरा स्टोर खोलने में भी कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आए क्योंकि मैं खुद बैठता था। जब मैंने थर्ड स्टोर खोला देन इट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी। क्यों, क्या हुआ कि मैं थर्ड पे जाता था तो सेकंड वाला प्रॉब्लम में आ रहा था, और जब उससे, क्योंकि वो नया बेबी था, उसको भी टाइम देना ज़रूरी था, और वो मैं रास्ते में टाइम 1-2 घंटे वहीं बीता जाए, सुबह वहाँ जाओ, शाम को वहाँ जाओ। सो इट बिकम अ, मतलब मुझे लगा कि यार ये मैंने कर क्या लिया है। मैं तो फर्स्ट सेकंड वाला जो मेरा जो स्टोर पे मैं बैठ रहा था, मैं तो उसकी भी सेल लूज कर रहा हूँ। देन समहाउ आई रियलाइज कि यार कि मतलब अगर मैं नया स्टोर खोलूंगा तो फर्स्ट वाला कुछ शायद इफेक्ट होगा। सो मुझे ये करना है कि फर्स्ट वाला की ग्रोथ जो हो रही थी वो शायद थोड़ी सी कम हो जाए या हो जाए, बट सेकंड स्टोर भी पैरेलली खड़ा करना है। सो फिर वहाँ से मुझे टीम की रियलाइजेशन हुई कि हाँ, टीम बनानी ज़रूरी है आपकी। तो पहले तो मैंने उस पर टीम पे काम किया कि कैसे मैं अपने जो मेरे थॉट प्रोसेसेस हैं मैं अपनी टीम के साथ शेयर कर सकूं। मैंने उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को लिखा, कुछ उनसे शेयर की, कुछ रूल्स बना दिए कि ये चीज़ होनी है। और द बेस्ट थिंग, मैंने पहले भी बोला है कि जो आपका कैश बॉक्स है, इससे आप जितना अपने आप को दूर रखोगे, जितना उसको ऑटोमेट कर सकोगे, उतना आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। कहते हैं कि गले में बैठे तो गले में बैठे रह जाओगे। बिल्कुल बैठे रह जाओगे। और अब सच मानना, हमारे घरों में आज से पहले, मतलब मैंने खुद देखा है अपनी, हमारा मूड हमारे गले से चलता था। सो गले में अगर पैसे आ रहे हैं, उसका मूड अच्छा है, तो उसको लगता है सब कुछ बढ़िया है, चलो आज घर वालों में बच्चों को डिनर पे भी ले चलते हैं। हाँ, 4 दिन उसकी सेल नहीं हुई तो उसको लगता है अरे पैसे कहाँ से आएंगे, तो घर की लाइटें बंद करते फिरता है। अरे घर वालों को डांट रहा होता है कि यार आपको पता ही पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पेड़ पे लगते हैं क्या? पेड़ पे लगते हैं क्या? सो ये एक माइंडसेट था जो मेरे को चेंज करने में हेल्प मिला। तो मैं हर एक को यही सजेस्ट करता हूँ, पहले तो इस माइंडसेट से अलग हो जाओ कि आप और बिजनेस अलग हो। बिजनेस अलग है और आप अलग है। सो आपके खर्चे, आपका मूड स्विंग और आपके बिजनेस के मूड स्विंग के साथ एक जैसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस को घर मत लेके जाओ। घर मत लेके जाओ। और मतलब आप जब 2 अलग लगाओगे, जब इन दोनों को अलग अलग समझोगे, तो आपको फिर समझ आएगा कि ये मेरा क्या है। सो उससे हेल्प मिला मल्टीपल स्टोर्स खोलने के लिए। फिर हमें 2 से 3, 3 से 4 हम कर पाए। तो जो थर्ड स्टोर था उसने बहुत सिखाया। उसने सिखाया कि नहीं यार, इसको कैसे हम सिस्टम्स लगाने हैं, कैसे प्रोसेसेस बनाने हैं, कैसे इसको वो करना है। जो कुछ भी था इनिशियली, आपको सिस्टम की जरूरत है, आपको प्रोसेसेस की जरूरत है। जब तक सिस्टम नहीं लगाओगे, प्रोसेस नहीं लगाओगे, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक जगह पे जाके अटकोगे। ये बहुत सारे धक्के खा के समझा मैं, पहले नहीं पता था। पढ़ाई करी थी, MBA करके आया था, MIS पढ़ा था, बट वो जब स्टोर्स पे देखा, जब भूल जाता आदमी हो, तो पेपर के लिए पढ़ा था। अब पता लगा कि स्टोर पे करना और उसमें क्या फर्क है। गौरव, अपनी लाइफ में आप क्या समझते हो, कौन सा ऐसा फेलियर है जिसको आपने टर्न किया है सक्सेस के अंदर? सो मेरी लाइफ का रिटेलिंग में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2011 में, जब हमने हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स 16,000 स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा स्टोर खोला। 16,000? या आज भी दिल्ली के अंदर इससे बड़ा स्टोर नहीं है। कहाँ पर खोला आपने? ये रोहिणी में है, हमारा सेक्टर 3 के अंदर मंगलम प्लेस है, मॉल में है, ओपन मॉल है। 16,000 सिंगल प्लेट का स्टोर है, और इतना बड़ा स्टोर अभी भी किसी का नहीं है। ये स्टोर हमारे खोलने से पहले ये ई-जोन के नाम से स्टोर होता था, फ्यूचर रिटेल का, जिनका बिग बाजार होता था। अच्छा, सो ई-जोन के नाम से वो वहाँ पे स्टोर चलाते थे, एंड दे वर नॉट एबल टू डू इट, एंड इट वाज अ बिग फेलियर फॉर देम। उन्होंने उसमें फैशन स्टेशन भी खोला, फिर ई-जोन खोला, एंड दे वर नॉट एबल टू डू सेल्स वहाँ पे।
सो आई गॉट अ चांस टू ओपन दैट स्टोर. वन ऑफ माई अंकल वॉज द ओनर और बड़े परेशान थे, किराया उनको टाइम पे नहीं मिलता था. तो ही सेड कि गौरव ये स्टोर खोलो. सो तब तक जो मैं स्टोर्स खोल रहा था वो ब्रांड स्टोर्स थे, जैसे सोनी सेंटर था, सैमसंग प्लाजा था. इट वॉज 2000-3000 स्क्वायर फीट शोरूम्स जो सिंगल ब्रांड के होते थे. और दो मेरे स्टोर्स थे 2000 स्क्वायर फीट से सीधा 16,000 स्क्वायर फीट. ह्यूज. और उतने ब्रांड्स भी नहीं थे, उतनी कैटेगरीज नहीं थी. सो फॉर मी मोबाइल वॉज ओनली लिटिल बिट ऑफ सैमसंग एंड लिटिल बिट ऑफ सोनी. और उस समय मोबाइल्स में नोकिया, HTC इस तरह के ब्रांड्स चलते थे. So it took me almost 1.5 years to, actually run that store like Robostic. और वो स्टोर को हमने ऐसा चलाया कि it became one of the Delhi's best stores. मतलब वो जितनी सेल पहले करता था उससे हम आज, आई एम वेरी प्राउडली टू से, हम 10 टाइम्स सेल करते हैं उससे. 10 टाइम्स हम उस स्टोर को ले गए. और मतलब कोई आज वो मार्केट ही अलग बन गया, पूरा रोहिणी का पैच ही अलग बन गया. आज दिल्ली में जितने लोग काम करते हैं उनको उस बाजार में रहना ज़रूरी है. पहले उस बाजार में सिर्फ एक क्रोमा था या वो ईजोन था जो बंद हुआ. ईजोन की जगह हमने खोला और इन फ्रंट ऑफ क्रोमा खोला. कंपटीशन में क्रोमा था. बट अगर आज आप उस बाजार में जाओगे तो आप नेम द रिटेलर, वो वहाँ पे है. एंड स्टिल इज डूइंग वन ऑफ द बेस्ट स्टोर्स फ्रॉम देयर. तो इसने आपको बहुत ज्यादा बूस्ट दिया, आपके कॉन्फिडेंस को दिया, उसने समझाया, कॉन्फिडेंस का बूस्ट दिया. उससे पहले हम काम कर रहे थे ब्रांड्स के लिए, सैमसंग के लिए, सोनी के लिए. एक सोनी की शोरूम खोल दो, एक सैमसंग का शोरूम खोल दो. बट उस दिन के बाद से समझ आया कि हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर्स खोलने हैं. सो देन वी डिसाइडेड इन 2013 कि अब हम जो भी स्टोर्स खोलेंगे वो सिर्फ हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ही खोलेंगे. और अब हमारे जितने 25 स्टोर्स हैं सब हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से स्टोर्स हैं. शॉपिंग शॉप है? शॉपिंग शॉप तो एक कॉन्सेप्ट है, वो बड़े स्टोर्स में छोटा छोटा रहता है. बट जो पहले पूरा एक शोरूम होता था सोनी के नाम का, जिसको हम सोनी सेंटर कहते थे, जिसको हम सैमसंग का स्टोर कहते थे, सैमसंग प्लाजा जिसे बोलते थे, पूरा एक सैमसंग के लिए डेडिकेटेड स्टोर होता था. सो अब उस कॉन्सेप्ट से जब 2004 से लेकर 2011 तक हमने इस तरह के स्टोर्स खोले जो डेडिकेटेड ब्रांड स्टोर्स थे, जिसमें सोनी का था, 2 सोनी के स्टोर्स, फ्रेंचाइज स्टोर कह सकते हैं आप. हाँ, फ्रेंचाइज स्टोर्स के एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं, सोनी के, सैमसंग के, IFB के, फिलिप्स एरिना, मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं, नेम द ब्रांड, मैंने उन सब ब्रांड्स के ब्रांड स्टोर्स खोले हुए हैं. सो 2011 तक वो किया था, 2004 से 2011 तक. बट 2011 में जब वो बड़ा स्टोर 16,000 स्क्वायर फीट का खोला, उसको चलाया और टचवुड इट बिकम, मतलब वो ऐसा स्टोर जब मैंने खोला था तो लोगों ने मेरे लिए तो एक्सेल बना लिया था कि गया. लोग उसको बोलते थे टाइटैनिक, बड़ा स्टोर है, ये डूब जाएगा इनको लेके. आई वॉज क्लियर कि मुझे एक बड़ा स्टोर बनाना है. कहीं ना कहीं एक ड्रीम थी कि यार एक बड़ा स्टोर बनाना है जिसमें मतलब ह्यूज हो, जाने आने में देर लगे उस कोने से उस कोने में जाने के. ये एक बस एक कहीं ड्रीम था और वो अपने आप भगवान ने दिखाया. अपने इतने बड़े स्टोर्स 16,000 स्क्वायर फीट तो नहीं बनाए, बट हाँ उसका 7,000 8,000 अब तो जितने बनते हैं सब 4-5,000 प्लस ही होते हैं स्टोर्स. 5-6,000 इज काफी कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया कि यार ये पॉसिबिलिटी है, मैं बड़ा बन सकता हूँ. हाँ, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये दिया कि आप एज ए हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स आप एक बड़ा ब्रांड बना सकते हो, क्योंकि अपने ब्रांड के लिए कॉन्फिडेंस लाना बहुत टाइम लगता है. गौरव, हर रोज की ढेरों डिलीवरीज, ढेरों स्टोर्स, ये कॉन्स्टेंट्स को, रोज के पंगों को, माल पहुंचा नहीं पहुंचा, महंगा है सस्ता है, कार्टेज है, ये मैं नहीं दूंगा, वो कैसे भेजा है, ये किसे किया, इसको कैसे हैंडल करते हो? सो अनुराग, लर्निंग तो कस्टमर से ही मिलती है और कस्टमर के साथ जितना आप टाइम बिताते हो, जितना एक्सपीरियंस होता है, वही सिखा के जाता है. सो व्हाट आई एम टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ कस्टमर्स ओनली. उन्होंने ही सिखाया मुझे. सो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. मेरा एक कस्टमर था, उनको वॉशिंग मशीन चाहिए थी. ही यूज्ड टू लिव इन अशोक विहार एंड उनके पेरेंट्स अशोक विहार रहते थे और वो शिफ्ट हो गए थे गुड़गांव. सो दे वॉन्टेड कि मुझे ना अभी शिफ्टिंग हुई है, मुझे वॉशिंग मशीन आज ही गुड़गांव में चाहिए रात को. सो समहाउ उस समय रश का टाइम था और हमने वो वॉशिंग मशीन 5-6 वॉशिंग मशीन जानी थी सिमिलर मॉडल की, और वो मॉडल्स हमने डिलीवर कर दिया और स्टॉक भी हमारा फिनिश हो गया था उस दिन रात को. अब हुआ क्या कि उसके घर जो वॉशिंग मशीन पहुंची वो डिस्प्ले की वॉशिंग मशीन पहुंची एंड ही वाज क्वाइट एनॉयड कि मेरे पास ये डिस्प्ले वाला मशीन क्यों पहुंचा. मेरे को तो वो नंबर पूरा नोट करके गया हुआ था, हमें नहीं पता था. हमें नहीं पता था कि वो नंबर नोट करके गया, ना उसने हमें कुछ इस तरह का बताया. वो प्रॉपर नंबर मैच नहीं हुआ. नंबर उसने वो डिस्प्ले का नोट किया होता और डिस्प्ले वाला मैच हो गया कि आपने डिस्प्ले का भेजा. सो हमने भी कहा हम कोई इसमें कोई वो नहीं है कि हमने आपको डिस्प्ले का नहीं,
प्रोडक्ट इज रात के 12 बजे हुए हैं। अच्छा, चाहिए उसको उसी दिन था, रात के 12 बज गए और मशीन पहुंची गई, और मतलब रात के 12 से बजे लेकर सुबह के 3:30-4 बजे तक वो आदमी माना ही नहीं। एंड ही वाज फेलिंग कि मेरे साथ, हाँ, कि मुझे अभी आप क्या नाम है रिफंड करो। सेड रात को मैं कहाँ से कोई चीज़ रिफंड कर सकता हूँ? पूरी टीम पहले लगी, फिर मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया गया, मैं भी उनके साथ इन्वॉल्व हुआ, एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप द होल नाइट। मैं उनको भी बोला कि उनको somehow he had some bad experience of some furniture or something, so he said कि यार मेरे साथ तो हो गया फ्रॉड बहुत बड़ा। so it said आप चलो कोई बात नहीं, वॉशिंग मशीन ही है, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। बट वो नहीं सुनने को राजी। उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे उसने बात ना करी हो, और उस वाज लाइक कि नहीं, मेरे को तो खत्म ही होगी मेरी दुनिया। सो ऐसे आप वेट करो, लेट सुबह होने दो, मैं आपको वॉशिंग मशीन भेजता हूँ। सो सुबह हमने नई वॉशिंग मशीन ब्रांड से ही सीधा प्रोक्योर करा के, ब्रांड के लॉजिस्टिक्स से उठा के उसके घर डिलीवर कराई। एंड अगेन वो इतना परेशान था कि सेड मैं तो दोनों मशीनें रखूंगा, मैं नहीं दे रहा आपको पुरानी मशीन वापस, मतलब पैसे भी नहीं दे रहा, पैसे भी नहीं दे रहा। सो आई सेड ओके आप रखो। अब 2 मशीन उसके पास पड़ी रही। 2 दिन बाद उसके पास इंजीनियर गया, इंजीनियर ने उसकी तसल्ली कराई, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो नई मशीन पहुंची थी उसके अंदर ब्रेकेज थी, उसको लगा नहीं यही मशीन बेटर लिया उसने, पहले वाली ली उसने, जो पहली और अपने आप ली। हमने उसको बोला हम दोबारा भेज देते हैं एक और मशीन, बिकॉज 2 दिन उसको लगा कि नहीं, पीपल आर कोऑपरेटिव देयर। हमने उसके पास मशीन रहने दी और उसको थोड़ा सा तसल्ली हुआ, तो उसने वो मशीन ली एंड ही वाज हैप्पीली आज तक। तो ये कॉन्स्टेंट्स, ये वाली मुश्किलें जो हैं, ये वाले जो रोने हैं, ये तो हर रोज की हैं, कैसे हैंडल करते हो? करते हैं सर, इंटेंट है ना हमारा इंटेंट क्लियर है कि कस्टमर केयर है, कस्टमर को एक माँ की तरह ही ट्रीट करना है। हमने उसके साथ किसी भी तरह, हमारा थॉट प्रोसेस में ही नहीं आता कि हमें कस्टमर को किसी तरह से परेशान करना है। हम उसको खुश करना चाहते हैं और बाकी रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। जैसे उस वक्त में सालों पहले रात को एक फोन आया था, क्या अभी भी फोन आते हैं रात को? अब आपकी टीम हैंडल कर लेती है, अब सिस्टम लग चुके हैं, प्रोसेस लग चुके हैं। हाँ, अब टीम के हर बंदे को मालूम है किसको क्या आंसर देना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। बहुत हद तक सॉल्व हो गए, और मतलब मैं बोलूँगा कि वी हैव ग्रोन अ लॉट। जब ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो सीखा काफ़ी चीज़ें। हम पहले ही कस्टमर को इन्फॉर्म कर देते हैं अगर किसी भी तरह का डिस्प्ले का जाना है, क्लियर कट उससे बात करके करते हैं, टीम को एजुकेट करते हैं। कई बार नए लड़के आते हैं, उनसे भी गलती होती है, बट उसको कैसे उसका मैट्रिक्स बना के उसको करना है। सो क्लैरिटी कस्टमर के लिए अपनी टीम को देनी पड़ती है, क्योंकि टीम को पहले ये समझाना पड़ता है कि यार सबसे बड़ा लॉस इज अ कस्टमर लॉस, कस्टमर लूज नहीं होना चाहिए। कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगेगा यार ये बिजनेस अब नहीं चलेगा, शायद मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा कुछ और? बिल्कुल आया। मैं 2015-16 की बात है, माय फादर वाज सिटिंग विद मी, ही सेड कि यार मैंने आप बिजनेस चलाया, शुरू किया, एंड वी अर्न दिस, मैंने आपके लिए ये करा, मतलब आपकी शादी हुई, आपकी बहनों की शादी हुई, वहाँ खर्चा पैसा किया, ये घर लिया, या जो भी मेड एसेट एंड व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया? सो 2000 मतलब इट वाज 15 years आफ्टर आई स्टार्ट वर्किंग। सो आई सेड कि यार ये तो बात सच है कि मैं तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी हमारे ट्रेड में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। मेरा जितना भी कंपटीशन है, वो कंपटीशन कोई किसी का नॉर्मली डबल होता है, ट्रिपल होता है, मेरा तो 100 टाइम्स बड़ा कंपटीशन है। चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो टाटाज हैं, चाहे वो आपके रिलायंस है, तो दे आर वेरी बिग पॉकेट्स, दे आर रेडी टू बर्न मनी। अगर आप क्रोमा का भी न्यूज़पेपर जैसा बताता है कि अगर आप लास्ट बैलेंस शीट देखो, दे आर स्टिल -1,000 crores of rupees नेट प्रॉफिट, -1,000 crore rupees दे आर क्रोमा इवन टुडे एज पर न्यूज़, जबकि क्रोमा का वो कम से कम 15-20 साल हो चुके हैं। जी हो चुके हैं। सो दे हैव दैट काइंड ऑफ डीप पॉकेट्स दे हैव। तो मेरे लिए बड़ा सवाल उठ गया था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, मतलब ये इफ आई एम नॉट एबल टू बिल्ड एनीथिंग, तो मैं अपनी टीम का भी कल को ख्याल नहीं रख पाऊंगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कैसे कर पाऊंगा। तो देन आई गेट इनटू इट, और वन ऑफ माय फ्रेंड हेल्प मी टू गेट सम कोचिंग, और मैंने अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन किया, कैसे मैं पेपर पे चीज़ों को ला पाऊँ, कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाऊँ। सो दैट प्रोफेशनलिज्म हेल्प मी टू रिड्यूस माई कॉस्ट अ लॉट।
सो मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आया और एटलीस्ट मुझे विजन आया कि मैं आगे करना क्या चाहता हूँ, कैसे मैं इसको 1000 करोड़ को। अब से 20-22 साल पहले इसी बिल्डिंग में ऊपर एक छोटे से कमरे में बिजनेस की ट्रेनिंग हुआ करती थी, और उसकी मुझे आज भी कुछ लर्निंग ज़्यादा। फर्स्ट लर्निंग विच आई वाज लाइक टेक एडवांस और एक लर्निंग मुझे अभी भी याद है जो मैं हमेशा करता हूँ कि इफ़ यू हैव वन hen इन योर हैंड एंड वन देन पुट दैट hen इन योर पॉकेट देन गो फर्दर। तो पॉकेट में डालना, आपके पास इफ यू हैव क्या था वो, इफ यू हैव अ बर्ड इन हैंड टू इन बुशेस, तो हमको तो बर्ड इन हैंड तो चाहिए। दे आर टू मोर इन द बुशेस, वी हैव टू हैव द टू ऑल्सो। तो हमको जो हाथ में वो भी चाहिए, जो बुश में वो भी चाहिए। तो हाथ वाले को पहले जेब में डालो, उसका जेब में डालो, वो उड़ ना जाए वो। ये लर्निंग मुझे अनुराग आपकी कभी नहीं भूलती। ये 2 लर्निंग्स मुझे पता नहीं क्यों माइंड। यार आपको छोटे से कमरे के अंदर ट्रेनिंग हुआ करती थी, वो कॉपी 21-22 साल पहले छोटी सी कॉपी में हमने लिखते थे बड़ी माकम। और मुझे लगता है कि हमें लर्निंग्स करती रहने चाहिए। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। यंग होते हैं तब तो आइडिया ही होता है कि हाँ पढ़ाई करनी है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम बिजनेस में आने लग जाते हैं, जब मैंने अपने फ्रेंड्स को भी आसपास देखा। मैंने आप लोगों को नहीं बताया, गौरव जुनेजा जो है, जब मेरा बिजनेस कोर्स स्टार्ट हुआ था 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो मेरी क्लासेस बहुत ही थिन हुआ करती थी। तो गौरव जुनेजा यू ज्वाइन इन 2003 या 2004 की बात है, 2000 के अर्ली, जब तो कॉलेज 2003-2004 की बात है। तो यू आर ऑन माई 7th बैच ऑफ बिजनेस, आप मेरे 7th बैच में थे बिजनेस के। दैट वाज अर्ली, एवरीथिंग वाज, मतलब एक बैच में स्टूडेंट्स होते थे शायद 5, 7, 8, 10 होते थे। बट आपको एलुमनाई करना चाहिए सर। कितने आपके बैच में कितने स्टूडेंट थे? कम ही थे सर, मतलब बहुत, मतलब हम वी वर लाइक आई थिंक 15-20 थे, 15-20 थे। अच्छा, मुझे याद नहीं, 15 के आसपास थे हम। हाँ, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इन 2000 तो बैच साइज हुआ करता था 5 जनों का, 4 का, 3 का, 2, 3, 4 का। स्टार्टेड विद 15 बट 10-12 रहते थे उस समय। हाँ, अच्छा, ओके। तो गौरव, मैं आई यूज्ड टू बी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, मैं गारमेंट मैन्युफैक्चर करता था। 1989 में स्टार्ट हुआ था मैं, ओके। 1993 4 साल हुए थे मुझे भी मैन्युफैक्चर करते हुए, और अचानक मेरे एक कंपेटिटर ने मेरी सारी टीम को, मेरे ऑफिस का मैनेजर भी, सेल्समैन भी, और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भी, एजेंट भी, सब के सब वो खरीद के ले गया। So, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ? तो क्या है अनुराग, कि अच्छा होने का भी ये कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। व्हेन यू आर गुड एट योर वर्क, सो पीपल स्टार्टेड कि यार ये बंदा अच्छा है, इसके बंदे तोड़ो, बिल्कुल, और अपने को सेम वो चीज मिल जाएगी। एग्जैक्टली, वही हुआ मेरे साथ। ये भूल जाता है कि वो बंदे उसको नहीं तोड़ सकता जो उसका सीड है। सो मेरे साथ भी हुआ। अभी कुछ साल पहले मेरे कंपटीशन ने एक साथ मेरे 5 स्टोर मैनेजर्स को, अलग-अलग स्टोर मैनेजर्स एक साथ उसने, नाम आप शायद नहीं लोगे स्टोर का, अच्छा नहीं लगता है, तो उसने सीधा 5, और ऐसे लोग, जिसमें क्या होता है जब भीड़ जाती है ना, तो उसमें वो लोग तो जाते ही जाते जो लड़ने लायक होते हैं, जो आप ऑलरेडी उनके साथ प्रॉब्लम में रह रहे होते हो, वो पहले ही ढूंढ रहे होते हैं, आपको ही पता है इसने जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली जब 5-6 लोग जाते हैं ना, तो एक आधा ऐसा भी चला जाता है जो उनके साथ जो अच्छा लड़का होता है, और वो जो जेम होता है, वो जाना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ वो माहौल की वजह से चला जाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर मैंने इसको तो यही समझा कि आई थिंक वी नीड टू हायर मोर पीपल। सो मैंने ये समझा कि अगर आउटगोइंग 5-6 तो 7 आपके पास होने चाहिए, इनकमिंग होनी चाहिए। सो इनकमिंग शुड बी वेरी, आपकी हायरिंग का जो प्रोसेस है ना, उसको रोबोस्टिक बनाना पड़ता है। सो अब हमारे पास क्या रहता है, अभी हमारे पास रिज्यूम्स भी रहते हैं, हमारे पास ऐसे रिज्यूम्स भी रहते हैं जिनका हम ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं और ले चुके हैं, और हमने ओके कर रखे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम इनको कॉल कर सकते हैं। और ऐसे भी हैं, मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया 1993 में, जब मेरी सारी की सारी टीम को मेरे कंपेटिटर ने उठाया, तो मैं एक बात समझ गया कि ये तरीका नहीं है धंधा करने का। हाँ, मुझे काम जो है एम्प्लॉय को देना ही नहीं है, मुझे काम देना ही टेबल चेयर को है, कि जो उस टेबल चेयर पे बैठेगा उस काम को कर लेगा। तो तरीका ऐसा बनाना है जिससे कि एम्प्लॉय आए जाए धंधे पर फर्क ही ना पड़े। ये तो मस्ट है, इट शुड बी, बिल्कुल आई एग्री, टेबल एंड दैट चेयर शुड बी क्रिएटेड फॉर द पर्सन। काम तो है वो टेबल चेयर को देना है, उस टेबल चेयर पर जो बैठे उस काम को कर ले। और उसको मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है, जो वो लोग तोड़ के गए थे, टूट के गए, उन लोगों ने जो मुझे सिखाया आज तक मेरे डीएनए के अंदर है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है, हाँ मुझे नुकसान हुआ, हाँ
मेरी मिट्टी पलीद हो गई बुरी तरह से। मेरे 86 स्टोर से जहाँ पर मैं माल को सप्लाई किया करता पूरे दिल्ली के अंदर, और 86 से वो 0 हो गए। मुझे दिल्ली के बाहर निकलना पड़ा। हाँ, 1 साल की स्ट्रगल थी, सब कुछ खराब हो गया। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक 40 साल हो चुके हैं, मैंने कभी मात नहीं खाई। मुझे अब कोई डिसीव नहीं कर सकता, मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। कोई करता है बहुत आराम से, करो जाओ कोई बात नहीं, बाय बाय टाटा। मैं एक दूसरे वाले इंसान को बहुत आराम से खड़ा कर दूंगा। नहीं, ये तो है सर। मैं मतलब ये होगा भी, मतलब आपके साथ बहुत ज्यादा लेवल पे हुआ, बट पीपल विल कम एंड पीपल विल ग्रो, पीपल विल गो इन और जाएंगे, आपका धंधा ले जाने की कोशिश भी करें। हाँ, तो अपने को सिस्टम ही ऐसा बनाना है कि वो ह्यूमन डिपेंडेंट ना रहे। हाँ, ह्यूमन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जितना ह्यूमन डिपेंडेंट होना चाहिए। जहां भी ह्यूमन डिपेंडेंसी आएगी वहां पे आपको आज नहीं तो कल नुकसान होना ही होना है। और हो सकता है वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, हो सकता है उसकी शादी हो जाए, हो सकता है उसका काम करने का मूड ना हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है उसका आपका कोई पड़ोसी उसको खरीद के ले जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए। सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए। अभी भी हो जाती हैं गलतियां। अभी कल ही हुआ, ह्यूमन डिपेंडेंट था जो हमारी पेमेंट्स करता है व्यक्ति, वो छुट्टी पे गया है किसी काम से अपने। हाँ, कल की बात है। क्या हुआ? सो कोई करीबन 85 लाख रुपीस की पेमेंट थी, वो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसको इतना, बिकॉज वो रेगुलर नहीं करता है, उसने कोई दूसरा इंसान आया, उसने गलत एक्सेल अपलोड कर दिया और पेमेंट जो 85 लाख रुपीस जिन लोगों को जानी थी उनको नहीं गई, कहीं और को चली गई। अच्छा, ओके, बल्क पेमेंट थी, वो बल्क पेमेंट थी। हाँ, ओके, एक्सेल लोड थी वो। अच्छा, सब लोगों को अलग अलग पेमेंट चली गई। हाँ, जो आपके वेंडर से पेमेंट वेंडर्स को जानी थी, चली टीम को गई। तो फॉर्चुनेटली गई टीम को, बट अमाउंट बहुत बड़ा बड़ा था। 25 लाख रुपीस थे, किसी के 15 लाख रुपीस थे, तो उनके किसी का 1 लाख था, किसी का 50,000 था, 25,000 था। उनकी तो लिमिट ही नहीं है वापस करने की। सेविंग अकाउंट में एक दिन में कितना रिवर्ट, कोई लिमिट तो बना के नहीं रखता, तो वो पैसा स्टक हो गया। बट फॉर्चुनेटली कल की बात है। और उससे मैंने क्या रियलाइज किया, दैट व्हाट आई वाज रियलाइजिंग कि 2 फैक्टर आपको लगाना ही पड़ेगा। आप एक बंदे पे डिपेंडेंट होगे तो वहीं मर जाओगे। बिकॉज इतने सालों से वही एक व्यक्ति पेमेंट कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, हमें भी दिक्कत नहीं आई। आई वॉज ओनली चेकिंग द पेमेंट एंड दैट पर्सन वॉज मेकिंग पेमेंट्स। मतलब मेरा काम था कि सिर्फ उसने मुझे लिस्ट दे दी थी सुबह, ये पेमेंट्स होनी है, ये बैंक बैलेंसेज हैं, और प्लानिंग कुछ पहले ही बता दिया जाता था कि भाई इसकी पेमेंट्स होनी है हमारी। तो मेरा काम ओवरलुक करने का था। उसके बाद सारा काम उसी एक व्यक्ति का था, और वो व्यक्ति गया और छुट्टी पे, और ये काम हो गया। और पैसा वापस मिल जाएगा? 85 पैसा तो मिल गया, क्योंकि अपनी टीम के पास गया है, तो आज नहीं तो बट डिले हो गया। मतलब बैकआउट कर सकता है से? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, और आ भी गया काफी। तो लेसन ये लर्न किया कि हम लोगों ने काम को सिस्टम को देना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और एक डिपेंडेंट एक व्यक्ति पे नहीं रखना। कल कोई एम्प्लॉय गया था, वो दोबारा भी जा सकता है, कोई और भी जा सकता है। आज तो छुट्टी पे गया, कल किसी भी वजह से भी जा सकता है। और बैंकिंग ने भी सिस्टम में 2 फैक्टर लगा रखा है, आप क्यों उसको क्रॉस कर रहे हो? बैंक ने खुद सिस्टम बनाया है, आप उसको ही फॉलो कर लो इजीली। वो तो कह रहा है कि एक डाटा एंटरर होना चाहिए और एक डाटा ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो आज बहुत सिंपल सी लर्निंग थी, 2 लोगों को काम दे के खत्म हो जाती।